सो वेलकम टू एवरीवन, सबका स्वागत है टू आवर ASL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी टुडे इज़ आवर 138th क्लास, 138वीं क्लास है हमारी इंग्लिश की। और इसके अंदर हम लोग अब जो क्लासेस में चल रहे हैं वो वोकैबुलरी पकड़ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स की जो कि नॉर्मली हम लोग स्कूल में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग इंग्लिश में क्यों पिछड़ जाते हैं। और जिन लोगों ने भी ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बनाया हुआ है ना, ये उनकी कमी है। मैं आपको पता है, मैं बुक पब्लिशिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग खुद बुक्स पब्लिश करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर पब्लिशर की, ऑलमोस्ट बड़े बड़े पब्लिशर्स, पेंगुइन, ऑक्सफोर्ड, इन सब की बुक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और जब मैंने आज से 12 साल पहले अटेंड करी थी एक वर्कशॉप नेशनल बुक ट्रस्ट की, तो हर तरह के पब्लिशर आए थे। तो वहाँ मैंने एक चीज़ पाई थी जो मुझे समझ में आया, और ये डिस्कशन भी था। तो वो मैं आप सबको बताता हूँ कि हम लोग इंग्लिश में पिछड़ के जाते हैं। जब हमारे यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स डिज़ाइन करी जाती है, इंग्लिश की हटा दो, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट, और उसमें भी ये चीज़ करी जाती है। इंजीनियरिंग की बुक्स, साइंस की बुक्स, बायोलॉजी की बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, तो जो इंग्लिश के जो अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, या कहो कि वो वर्ड्स जो ब्रिटेन में या अमेरिका में यूज होते हैं, ये हमारे यहाँ पे बुक्स के एडिटर्स, पब्लिशर्स उन वर्ड्स को हटा देते हैं और इजी वर्ड्स डालते हैं, जिससे हमारी भाषा का जो भार है या जो क्वालिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्वालिटी है हमारी, गिर जाती है। दूसरा, इससे समस्या क्या होती है कि अब जब हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी उठाते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो हमने 12th क्लास तक कहीं पढ़े ही नहीं होते। और जहाँ तक मार्क्स की बात है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हमें मार्क्स तब अच्छे मिलते हैं जब हम वैसे अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इवन आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो। तो ये है ना, बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमारे देश में कि जो बुक्स का डिज़ाइन करते हैं, तो वो पब्लिशर एडिटर्स मिलके अच्छे वर्ड, सटीक वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली सटीक वर्ड होते हैं। जैसे एडवर्ब का है, कोई वर्ब एक वर्ड है, उसका एडवर्ब, जैसे हमने किया डॉडल। डॉडल क्या है? टू गो स्लोली। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ब, बट इट इज एन एडवर्ब, कि वर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जो हमारी ये वाली क्लासेस है, तो मैंने बताया सबके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चे, बड़े, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इनमें वही वर्ड्स को उठा रहा हूँ जो वर्ड्स हमारी बुक से हटा दिए जाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में, फॉरेन बुक्स के अंदर, या जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो उनको डालते हैं। अच्छा बुरा क्या मतलब, जिसको नॉलेज है प्रॉपर इंग्लिश की, वो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो वर्ड सारे पिक की न्यूज़पेपर से या फॉरेन राइटर्स की बुक से मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो चलो, हमने जो कल वर्ड्स किए थे वो वर्ड्स थे हमारे ब्राउ बीट, मतलब धमका के कोई काम करवाना। डिबॉश, डिबॉच माने कोई गलत काम करना पब्लिक में, अनैतिक काम करना, या फिर ऐसा बर्ताव जो कि पब्लिक में अच्छा नहीं है। डेल्यूज, डेल्यूज माने किसी चीज की झड़ी लग जाना। एचलियन, एचलियन माने एक पदवी, रैंक, किसी सामाजिक ऑर्डर में या किसी ऑफिस में। या फिर इसका दूसरा होता है अर्थ, मिलिट्री की परेड, जो लाइन लगा के पंक्तिबद्ध रूप में से चलना। डॉडल, धीरे धीरे, सुस्त रफ्तार को कहते हैं डॉडल। हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस एक तरह की हायर जुडिशरी में आप अपील करते हो, रिट पिटिशन में, कि आप किसी को पुलिस ने या कहीं पर भी गैर कानूनी तरीके से उसको बेसिकली कैद कर लिया है। आयाम पोएटिक के अंदर यूज होता है कि शब्दों को मीट्रिक फॉर्म में तालमेल बिठा के इस तरह से करना कि वो एक लयबद्ध तरीके से लगे, लयबद्धता जिसे हम कह सकते हैं। मिसिव माने लंबा लेटर, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि हम दिल्ली सरकार को जिन्होंने लंबा लेटर लिखा कि गाँवों के नाम बदल दो। तो अब हम आगे आज के वर्ड्स पे आते हैं।
वर्ड की स्पेलिंग लिखो सबसे पहले, CONSCIONABLE, कंशीनेबल। कोई से कॉन्शिनेबल भी बोल सकता है, CONSCI, फास्ट लिखना है सबको, CONSCIONABLE, CONSCIONABLE। एडजेक्टिव है कॉन्शिनेबल, कॉन्शिनेबल। तो कॉन्शिनेबल का मतलब होता है किसी के विवेक के अनुरूप होना। बीइंग इन कन्फर्मिटी समवंस कॉन्साइंस। एक वर्ड होता है कॉन्शाइंस या कॉन्साइंस, उसे बोल सकते हो। मैं से कॉन्साइंस ही बोलता हूँ, कॉन्साइंस और कॉन्शिनेबल, कॉन्शाइंस, कॉन्शाइंस। तो कॉन्शाइंस का मतलब होता है विवेक। विवेक क्या होता है? धैर्य, आराम से काम करना, सोच समझ के काम करना, सोचना समझना, ये नहीं कि भावावेश में आके, भाव में आके, इमोशन में आके आउटबर्स्ट कर जाना। और ऐसे ही किसी के विवेक के हिसाब से, कंसाइंस के हिसाब से काम करने को बोलते हैं कॉन्शिनेबल। एग्जाम्पल देखो सेंटेंस का, व्हाट गुप्ता वांट्स इज नीदर लॉजिकल नॉर कॉन्शिनेबल। तो ये वही करण थापर के आर्टिकल से था, जिसमें आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के कोई नेता हैं, तो वो कह रहे थे कि भैया 40 गांवों के नाम बदल दो जो मुगल काल के थे। तो उन्हें करण थापर ने इसका विरोध करते हुए बोला है कि नहीं, ये कोई वट मिस्टर गुप्ता वांट्स, जो मिस्टर गुप्ता चाहते हैं, इस नीदर, ना ही तो लॉजिकल है, तर्कसंगत है, नॉर कॉन्शनेबल, विवेक के अनुरूप नहीं है। उसके ऊपर इन्होंने एक अच्छी बात बताई है। चलो हम अगला वर्ड करते हैं। वर्ड है एल्बीट। तुम सुनते क्या हो ये बताओ, मैं पूरी कहानी बंद खत्म करता हूँ, फिर तुम पूछते हो किरदार कौन था। अपने विवेक के अनुरूप काम करना, अपनी समझ बूझ के अनुरूप काम करना। विवेक, समझ बूझ मतलब विवेक के अनुरूप, कि आपने विवेक दिखाया। विवेक मतलब कॉन्साइंस। तो अगला वर्ड है, लिखो पहले वर्ड की स्पेलिंग, ALBEIT, ALBEIT, ALBEIT। ये कंजंक्शन है, जैसे फॉर, ऑफ, जो वाक्यों के अंदर दो बातों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन, कॉन्जॉइन करते हैं, वो है ये। और ये फॉर्मल वर्ड है। असल में जैसे आपका वर्ड होता है ऑल्दो, ALTHOUGH, इसका मीनिंग होता है यद्यपि, हालांकि। तो जैसे अब जैसे कि मान लो कि हम लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, तो हम आम बोलचाल में हमने कहा अरे हालांकि वो ऐसा था। लेकिन अगर इसी को हम कुछ इस तरह की लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि थोड़ी प्राचीन समय काल की भाषा है, तो हालांकि वर्ड को हम कहते हैं यद्यपि। क्या बोलते हैं? यद्यपि। तो ऐसे ऑल्दो हम जो कहते हैं, ऑल्दो शी इज ए गुड लेडी बट शी हैज अ बैड एंगर। तो एल्बिट शी इज ए गुड लेडी शी हैज अ बैड एंगर। तो ऑल्दो की जगह मैंने एल्बिट यूज कर दिया। ठीक है। तो ये जब भी आप लिटरेरी फॉर्म में इंग्लिश को लिखते हो और आपको लग रहा है कि इस तरह का अच्छा लगेगा, तो एल्बिट माने यद्यपि। अगला है रेटोरिकल, RHE, फास्ट फास्ट लिखना है सबको, RHETORICAL, RHETORICAL, RHETORICAL।
अच्छा फास्ट लिखो, मैं देख रहा हूँ फास्ट लिख रहे। RHETORICL, ये एडजेक्टिव है, रेटोरिकल। तो ये भी कहने का एक तरीका है कि भैया इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अनौपचारिक या औपचारिक, सॉरी नॉट औपचारिक, फॉर्मल लैंग्वेज है एक तरह की। तो इसके अलग अलग मीनिंग है। जैसे आपने वाक पटुता, कभी वर्ड सुना है हिंदी का, वाक पटुता? वाक पटुता मतलब किसी बात को हंस के, हल्के फल मजाक में कहने की जो कला होती है इंसान की, उसे कहते हैं वाक पटुता। और ये रेटोरिकल इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अलंकारिक, अलंकारिक भाषा क्या होती है कि आप अपनी भाषा में कई बार बड़े सुंदर सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिससे भाषा किसी अलंकार, अलंकार माने ज्वेलरी के समान लगती है, आभूषण के समान, तो उसे हम रेटोरिकल बोलते हैं, ठीक है। ये रेटोरिकल का वर्ड था। इसका एग्जाम्पल देखो अब सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। लेट मी however make wider albeit rhetorical point। अब ये वही आर्टिकल चल रहा है कर्ण थापर का, वो कहते हैं लेट मी, अब मैं क्या करता हूं, however हालांकि, make a wider, इसको और विस्तृत रूप से, albeit rhetorical point, albeit यद्यपि एक रेटोरिकल पॉइंट रखता हूँ, एक वाक पटुका, वाक इनका मतलब वाक पटुता से भी हो सकता है, या विषयक, एक मतलब विषय से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है। तो विषय से संबंधित वाक पटुता, मजाक में हल्के में बात को कहना या फिर सजा के बात को कहना, रेटोरिकल वर्ड के मीनिंग है। और ये मीनिंग्स को आप और भी जाके ऑनलाइन या डिक्शनरीज में, मैं आपको एक बता दूं कि अब हम लोग, अब बहुत सारे हम लोग स्कूल की, कॉलेज की, बच्चों की इंग्लिश की बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग हमारी क्लास में आ रहे हैं या मुझे कॉल करके बुक्स की लिस्ट ले सकते हैं, लगभग 1000 बुक्स हमने ऐड करी है, जिसके अंदर स्कूल की, और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की नहीं, मराठी लैंग्वेज, केरल के आपके मलयाली, बंगाली, कन्नड़, तमिल, कई लैंग्वेजेस की बुक्स भी हम, ये नई 1000 बुक्स आई हैं। और इसके अलावा भी कई अच्छे बड़े पब्लिशर्स की बुक्स आप हमसे ले सकते हैं। तो चलो, और जो क्लास के बच्चे हैं मैं इनको लिस्ट भेज ही दूंगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मिनिमम ऑर्डर आपका, हमें कोशिश करिए कि मिनिमम ऑर्डर जो है वो 5000 रुपीज़ का हो, क्योंकि तभी वो थोड़ा सा उसमें कोई बहुत मार्जिन नहीं होता और पैकिंग वैकिंग का भी खर्चा होता है, वो हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। विद इन 5000 रुपीज़ जो MRP है उसमें आपको हम बुक्स भेजेंगे। आगे वर्ड है, पहले इस वर्ड को ध्यान से सुनना, इन इरेडिकेबल, इन इरेडिकेबल, ये एक एडजेक्टिव होता है। अब इसकी स्पेलिंग लिखो फटाफट, देखते सबसे पहले कौन लिखता है। INE, और लिख के मुझे अपनी कॉपी दिखाओगे कैमरा में भी, जो बच्चे ऑनलाइन है और जो यहाँ बैठे हैं वो भी। INERA, आई इन इरेडी, ERAINERA, इनेरा हो गया। डी केबल, DICABLE, केबल क्या होती है, CABLE, DICABLE, INERADICABLE, INERAD, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। देखो जी अवनीश का हो गया, आपका हुआ भाई, दिखाओ इधर दिखाओ, देखे जरा हुआ कि नहीं, इधर आओ। INERE, स्पेलिंग गलत लिखे आपने, INERE, ढंग से लिखो दोबारा, INERE, INERA इन इरा, INERADICABLE। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे सामने। बोला था क्लास से पहले भैया सब लोग अपना रबड़, शार्पनर, पेंसिल जो भी है लेके बैठना चाहिए। चलो इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, तो ये भी एडजेक्टिव है, विशेषता है किसकी, कि जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, पक्का, अविनाशय, ठीक है। तो अवनीश आपके नाम का मीनिंग क्या है? बेटा मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ योर नेम। अविनाशक, सो योर नेम has meaning in English.
अवनीश मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आई थिंक आई एम राइट, जिसको खत्म नहीं कर सकते, जिसको विनाश नहीं कर सकते। तो आपका जो इंग्लिश वर्ड है आपके नाम का, और जिनका भी नाम अवनीश होगा, अविनाश, अविनाश, अविनाश नाम होता है ना कि अविनाश, जिसका विनाश ना हो, तो इसका इंग्लिश वर्ड होगा जो हम ये वर्ड कर रहे हैं, इन इरेडिकेबल, INERA, फटाफट, INERADICABLE, INERADICABLE। तो इसका मीनिंग एक देखते हैं, इसका मीनिंग तो मैं सेंटेंस हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी के अंदर, सॉरी ब्रिटेन के अंदर जर्मन शासक भी हुए हैं जिनको हैनोवेरियंस बोला जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत से शासक बाहर से आए, ऐसा नहीं, खाली भारत में, ऐसे बहुत से देश हुए दुनिया में जहाँ पर बाहर से शासक आए। तो कर्ण थापर का जो आर्टिकल चल रहा था कि भैया तुम नाम बदल रहे हो, लेकिन देखो इंग्लैंड के अंदर भी जर्मन शासक रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी नाम नहीं बदला, ये बात वो कहना चाहते थे। और इसका उन्होंने दिया है, Hanoverians are an ineradicable part of British history just as the Mughals। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे मुगल हमारे यहाँ की हिस्ट्री का, इतिहास का, और देखो इतिहास इतिहास होता है इतिहास बदल देने से इतिहास का तथ्य नहीं बदलता। लेकिन एक समस्या आती है, आप सब ध्यान रखना, बड़े भी हो रहे हो, सुन भी रहे हो, बड़े भी लोग सुन रहे होंगे, कि अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों को, इतिहास से मान लो कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी का दमन हुआ और सोसाइटी के ऊपर दूसरी सोसाइटी ने रूल किया, और उनके नाम, उनके टेम्पल्स, उनके मॉस्क, जो भी कुछ बने हुए हैं या कुछ ऐसा कुछ है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो पहली बात तो कि हम लोग नए टाइम में जा रहे हैं, तो वी हैव एक्सेप्टेड दैट नॉट ओनली द लैंड एंड पीपल बट द होल कल्चर एंड हिस्ट्री। अभी चेंज करने से एक प्रॉब्लम और होगी कि अब हमने मान लो चेंज कर दिया, तो हमारा इतिहास, फैक्ट तो रहेगा कि जो हुआ था वो तो हुआ था ना, चेंज करने से जो हुआ वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम एक झूठे परसेप्शन में आ जाएंगे। जैसे हम इंडिया के अंदर सिर्फ संस्कृति पे जोर दे रहे हैं, लेकिन आज हालत क्या है, हमारे पास कोयला है भी या नहीं भी है, तो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तेल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो हम बजाय सांस्कृतिक चीज़ों पे जाने के, अगर हम अपने आज को और भविष्य को देखें तो वो फिर हमारा ट्रैक राइट है। तो एनीवे, तो ये भी कर्ण थापर समझाते हुए तो इनएरेडिकेबल वर्ड का ये समझा रहे हैं कि जो हैनोवेरियन थे, जर्मन जो शासक थे इंग्लैंड में, अभी भी वो, क्योंकि उनके नाम पे जो सड़कें हैं, वो कोई वहाँ पे ये नहीं कि सड़कें बदल दी कि भैया जर्मन थे, शासक थे, बाहर से आए थे। तो उन लोगों ने ब्रिटेन जैसा देश, मतलब ब्रिटेन ऐसा देश जिसने लगभग आधी दुनिया पे राज किया, उसको तो बहुत घमंड होना चाहिए। राज करने वाले को इतना घमंड नहीं है जितना गुलाम रहने वालों को इतना घमंड है। लेकिन राज करने वालों ने भी, जब वो गुलाम रहे तो भी उन्होंने अपनी गुलामी किए, उसको प्रतीक के रूप में नहीं देखते हुए, उसको अपने ऐतिहासिक रूप में देखते हुए उसका नाम नहीं बदला वहाँ पे सड़कों का नाम। तो हैनोवेरियंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री जस्ट एज द मुगल। ये कर्ण थापर का पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है बहुत लोगों का अलग हो, कई कह सकते हैं नहीं अब हमारा राज है तो हम अपने नाम से रखेंगे, वो अलग बात है, हर राजा ऐसे ही करते हैं और लोगों की भी जरूरत होती है। क्रेटिनिज्म, अगला वर्ड, जल्दी फटाफट लिखो, CRETI, NISM, CRETINISM, क्रेटिनिज्म। इसका दो मीनिंग है, एक तो मीनिंग मूर्खता, बेवकूफपना, फुलिशनेस, स्टूपिडिटी। दूसरा इसका जो मीनिंग है वो पुराना मीनिंग है और मेडिकल टर्म के अंदर है।
A condition characterized by physical deformity and learning difficulties that is caused by congenital thyroid deficiency. तो बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा कई लोग छोटे रह जाते हैं हाइट के अंदर, तो उनके अंदर थायराइड प्रॉपर बनता नहीं है। थायराइड एक हमारा क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि बॉडी में निकलना चाहिए, उतना बनना चाहिए, नहीं बनता तो थायराइड की गोलियां दी जाती है। तो जिनके वो नहीं बनता तो उनके हाथ पैर छोटे कद के गठीले रह जाते हैं और उनको थोड़ी सी चीज़ों को समझने में भी दिक्कत होती है। हमारे भारत के अंदर एक और बड़ी समस्या है कि हमारा जो फूड सिस्टम है वो खाली वेजिटेबल बेस्ड होता जा रहा है। पोल्ट्री, अलग अलग तरह के बर्ड्स, एनिमल्स जो हम प्राचीन लोग खाते आए थे वो हम लोग नहीं खा रहे, और फिश, तो जो हमारे पूर्वजों को हमें मिली थी चीज़ें वो हमें नहीं मिल रही। कई बार कई जगहों पे सॉल्ट की कमी होती है तो ग्वाइटर नाम का एक डिजीज होता है। मॉल नरिश्ड बच्चे होते हैं, हाथ पैर सूखे होते हैं, पेट मोटा निकला होता है, ये सब। और हमारे भारत के अंदर ये डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, और फ्रूट्स भी अब तक इतने महंगे हो गए, गरीब आदमी क्या फूड खाएगा। तो क्रेटिनिज्म का जो मेन मीनिंग है वो है आपका, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखो सेंटेंस, वी आर डिसेंडिंग इनटू कलेक्टिव क्रेटिनिज्म। अब यहाँ पे दो चीजें आप समझ सकते हो इंग्लिश के अंदर। मैंने आपको एक आर्टिकल की कई लाइनें बता दी कि वी आर डिसेंडिंग, डिसेंड माने ऊपर से नीचे जाना, कि हम नीचे जा रहे हैं। वी आर डिसेंडिंग इनटू कलेक्टिव मतलब सामूहिक क्रेटिनिज्म, फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, कि हम मिलके एक फुलिश आइडियाज पे काम कर रहे हैं। वो आइडियाज क्या है कि हमें जगहों के नाम बदलने हैं, ये करना है, धार्मिक रूप से ये करना है, वो करना है। हम ये जताने में लगे हुए, हम ये जताने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो पूरा पॉलिटिकल एक लॉबी है जो कि जिनका रोजी रोटी इसी से चल रही है। तो हमारी जो मेन समस्या है वो तो इसको करण थापर ने एक फ्रेज भी दिया, कलेक्टिव क्रेटिनिज्म। कई लोग हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये करण थापर के व्यू है। तो हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, उस हिसाब से हम सीखेंगे। क्रेटिनिज्म माने फुलिशनेस। अब एक वर्ड है LAXITY, लैक्सिटी, LAXITY, LAXITY। करण थापर का आप लोग, आई थिंक करण थापर इनका नाम है, एक इंटरव्यू देखेगा नरेंद्र मोदी जी का, तो वो रुक जाते हैं, कहते हैं बस भाई बहुत हो गया। जब उनसे गुजरात दंगों पे बात पूछी जाती है तो बहुत राजपाट, राजनीति, गर्म चीजें हैं, विषय है। तो वर्ड है LAXITY। अब आई, अब आई। नो सर। अरे क्यों नहीं आ रही बेटा, मेरे को तो आपकी पूरी पूरी आ रही है। सर अब आ रही। अब आ गई, चलो एहसान है आपका। चलो, तो LAXITY, लैक्सिटी, ढीलापन। एक वर्ड लिख लो, ढीलापन। किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हो। लैक्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ढीला, ढीलम ढुल्ला रवैया जैसे कहते हैं ना, लैक्सिटी, लैक्सिटी ऑफ द चिल्ड्रन, लैक्सिटी ऑफ द टीचर्स, ये सब लैक्सिटी, LAXITY। अगला वर्ड है इनकलकेट, लिखो INCUL INCULCATE, INCUL, इनकलकेट, CATE। ठीक है, इनकलकेट का ये वर्ब है, फॉर्मल वर्ड है। इसे कहते हैं जैसे किसी को बार बार बोल के याद कराना, या उसको उसकी आदत आदत लगवाना, बार बार बोल के। इसका टू रिपीट, टू टॉक अगेन एंड अगेन, और टू रिपीट और टू स्पीक अगेन एंड अगेन,
to someone to change his habits or to form his habits or to make him memorize some things. तो सेंटेंस देखो, वहां से हम इनकलकेट का मीनिंग और अच्छे समझेंगे. इट सजेस्ट्स that inculcating soft skills in police personnel should always be the priority. तो ये आर्टिकल था कि जो पुलिस पर्सनल होते हैं, और पर्सनल की स्पेलिंग है PERSONNEL. लिख लो पर्सनल की स्पेलिंग PERSONNEL. ये फॉर्मल वर्ड है पर्सन का, पर्सनल, और बहुसंख्यक के लिए और प्लूरल के लिए. तो ये सेंटेंस ये कहता है इट सजेस्ट दैट इनकलकेटिंग सॉफ्ट स्किल्स. तो जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स होती है जैसे बातचीत करने की कला, दिस इज सॉफ्ट स्किल. लाइक आई एम टीचिंग, इट इज अ सॉफ्ट स्किल. अगर मैं रेसलर होता तो वो सॉफ्ट स्किल नहीं होती. तो पुलिस में हमें इनकलकेट मतलब बार बार उनको रिमाइंड कराना, बार बार उनको दोहराना, उनको आदत पड़वाना. पुलिस पर्सनल शुड ऑलवेज बी, इसको प्रायोरिटी रखनी चाहिए. प्रायोरिटी माने उसकी प्राथमिकता, PRIORITY, प्रायोरिटी, प्राथमिकता. अब एक वर्ड है एबलिज्म. लिखो ABLEISM. ABLEISM. और इसके साथ स्लैश मार के एक और वर्ड लिखो एबलिस्ट. ABLEIST. एबलिस्ट. एबलिज्म और एबलिस्ट, ये दोनों वर्ड कैसे जुड़े हुए हैं देखो. एबलिज्म होता क्या है? एबलिज्म होता है a discrimination of social prejudice against people with disabilities and or people who are perceived to be disabled. पहले तो एक वर्ड लिखो, एक और वर्ड लिखो, थोड़ा सा 2-3 लाइन छोड़ के एक वर्ड लिखो, प्रेजुडिस. PRE लिखो जल्दी, PREJUDICE. PREJUDICE. ये वर्ड सबसे पहले मैंने PREJUDICE, ये वर्ड सबसे पहले मैंने अपने साइकोलॉजी ऑनर्स के सेकंड ईयर के अंदर सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा था. प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होता है? 2 वर्ड इसमें जुड़े बने हुए हैं. प्री मतलब पहले से, जुडिशियस. और मैं जो आपको समझा रहा हूँ, हमें तो ऐसे नहीं समझाया गया, मैं आप लोगों को अपने लॉ का एक्सपीरियंस और बाकी सॉफ्ट स्किल से समझा रहा हूँ. प्री मतलब पहला. कोई भी वर्ड्स के पहले अगर प्री लिखा हो, जैसे प्रिपरेटरी, प्री एग्जाम, पहले वाला प्री. अब ये वर्ड है प्रिजुडिस, जुडिशियस, जोड़ के प्रिजुडिस वर्ड बना. जुडिशियस क्या होता है? टू जज, कि किसी को आप जज कर रहे हो. और प्रिजुडिस एक नेगेटिव वर्ड है. जैसे कई लोग ये समझते हैं कि भैया जो चश्मा पहनेगा वो इंटेलिजेंट होगा, तो ऐसी सोच को हम कहते हैं प्रेजुडिस. कोई आदमी मोटा है तो वो क्या होगा? मैंने सुस्त और लेजी का एक वर्ड बताया था, क्या वर्ड था? कुछ याद है किसी को? लेजी का जो एक वर्ड बताया था, मुझे भी लगता है भूल गया. तो वो मोटा जो है कोई लेजी होगा, ऐसा सोच रखना, तो वो प्रेजुडिस है, नेगेटिव सोच है वो. तो ये अब ये जो वर्ड है एबलिस्ट और एबलिज्म, ये भी जुड़े हुए हैं. तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होती है, जिसे हम आजकल दिव्यांग शब्द बोला है, विकलांग बोल सकते हैं. किसी के आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैर में प्रॉब्लम. ऐसे लोगों को लेकर ऐसी बुरी सोच रखना कि भैया इनके अंदर कुछ कमी है तो जिसकी वजह से ये, और ये सामाजिक सोच रखना, ये बुरी सोच को हम कहते हैं एबलिज्म. ठीक है. अब सेंटेंस देखो. एन एबलिस्ट रैशनल दैट एस्क्राइब्स लेस वैल्यू टू फीटस. ओके. तो ये मैं सेंटेंस को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा. तो एबलिस्ट रैशनल, एबलिस्ट रैशनल मतलब इसको समझो. मान लो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे आजकल कई
चीज़ें चल रही है, फीमेल्स के ऊपर चल रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम मान लो कुछ चल रही है, तो अब उसने कहा एन एबलिस्ट रैशनल दैट एस्क्राइब्स लेस वैल्यू टू। मैं कह सकता हूँ एबलिस्ट, जैसे आजकल क्या हुआ था, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस सोच का, एबलिस्ट सोच का, कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका बड़ा नाम है, तो वहां पर कलर ब्लाइंड जो स्टूडेंट थे उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो वहां पर गवर्नमेंट ने, तो जो उनकी जो सोच थी इंस्टीट्यूट चलाने वालों की, वो सोच एबलिस्ट सोच थी। एबलिज्म क्या थी? एन एबलिस्ट रैशनल दैट एस्क्राइब लेस वैल्यू टू कलर ब्लाइंड, कि भैया एक कलर ब्लाइंड है, उसका एक उनको ऐसा लग रहा था कि भैया कि ये कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कलर ब्लाइंड है, तो डायरेक्टर को तो कलर्स वगैरह पहचानने चाहिए उसको। लेकिन एज ए डायरेक्टर आप अपने सिनेमाटोग्राफर की, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की भी हेल्प ले सकते, तो इतना नहीं था। तो गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन करके कहा कि नहीं भाई, ये लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। कलर ब्लाइंड वो होता है जिसको कलर्स के भेद प्रॉपर नहीं पता चलते। तो कई जगहों पे आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता है कलर ब्लाइंड का, लेकिन मैंने देखे हैं बहुत से लोग कलर ब्लाइंड हैं जो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वर्ड था ये था एबलिस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं। बाय। गुड इवनिंग सर।